तो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, फर्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। ये हमने कैरेक्टरिस्टिक में भी पढ़ा था। अटमोस्ट गुड फेथ का प्रिंसिपल क्या है कि दोनों ही पार्टीज जो हैं वो एक दूसरे को सभी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस जो भी हैं वो सभी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस शेयर करेंगी। इसमें हमने एग्जांपल लिया था जो लाइफ इंश्योरेंस का लिया था कि मिस्टर ए जो है वो अगर अपना इंश्योरेंस करवाने जाता है और वो इंश्योरेंस कंपनी से ये बात छुपाता है कि वो 3-4 साल से टीबी से सफ़र कर रहा है, तो इसमें क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी उसकी डेथ के बाद पेमेंट देने के लिए मना कर सकती है क्योंकि उसने इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया, उसने जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी वो शेयर नहीं की। इसी तरीके से जनरल इंश्योरेंस का अगर हम एग्जांपल लें कि मैं अपने घर का इंश्योरेंस करवाती हूँ लेकिन मैंने अपने घर में जो वुडन फ्लोर लगवाया है वो वुडन फ्लोर के अंदर एक केमिकल ऐसा है कि वो जल्दी से फायर कैच कर सकता है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने इंश्योरेंस कंपनी के साथ शेयर नहीं की और मैंने अपने घर का फायर इंश्योरेंस करवा लिया, तो इंश्योरेंस कंपनी मना कर सकती है कि इन्होंने मुझे क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। यस, दिस प्रिंसिपल इज क्लियर टू एवरीवन। Yes, beta, tell me, this principle is clear to everyone or not? Okay. Then principle of insurable interest. Principle of insurable interest क्या है? Principle of insurable interest है for a valid insurance contract it is essential that the insured has full interest of property. Means अगर मान लो मैं किसी का इंश्योरेंस करवाना चाहती हूँ, आप में से ही किसी का, भाई मैं ईशानी का इंश्योरेंस करवा लेती हूँ, ठीक है, तो क्या इंश्योरेंस कंपनी मुझे पेमेंट करेगी? ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ईशानी में मेरा कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अगर मैं अपने बेटे का इंश्योरेंस करवाना चाहती हूँ तो मैं उसको करवा सकती हूँ। क्यों करवा सकती हूँ? क्योंकि उसमें मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, ठीक है, उससे उसके साथ मेरा ब्लड रिलेशन है। भाई उसको अगर कोई भी लॉस होता है तो उस लॉस से मुझे नुकसान पहुंचेगा, ठीक है। तो इसीलिए ये प्रिंसिपल जो है वो इसमें इंक्लूड किया गया, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। अगर ये इसमें नहीं होता तो क्या होता कि कोई भी पर्सन किसी भी पर्सन का इंश्योरेंस करवा लेता और उसको अगर कोई भी डैमेज हो रहा है तो वो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर लेता कि भाई उस पर्सन को नुकसान हुआ है और मुझे इंश्योरेंस दीजिए अब उसका। तो इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया, भाई आप सिर्फ उसी प्रॉपर्टी का, उसी की लाइफ का इंश्योरेंस करवा सकते हो जिसमें आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, अदरवाइज आप नहीं करवा सकते, ठीक है। अब मुझे ये पता है, भी मेरे एक नेबर हैं उसको कार चलानी अच्छे से नहीं आती, तो मैंने ये कहा कि ठीक है मैं काम करती हूँ, इंश्योरेंस कंपनी के पास जाती हूँ और इसके कार का इंश्योरेंस करवा लेती हूँ क्योंकि पक्का ये एक्सीडेंट तो करेगा ही करेगा, ठीक है, और मुझे पैसे मिल जाएंगे। तो इस चीज से बचने के लिए इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया कि आप सिर्फ उसी प्रॉपर्टी का, उसी लाइफ का इंश्योरेंस करवा सकते हो जिसमें आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज और भी है, वो क्या है कि अगर मान लो किसी का हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ का इंश्योरेंस करवा लेता है, 10 ईयर्स का इंश्योरेंस करवा लिया, लेकिन 3 साल के बाद ही हस्बैंड वाइफ का डिवोर्स हो गया, तो अब वाइफ में हस्बैंड का कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं रहा क्योंकि वो उसकी एक्स वाइफ हो गई, उसने कहीं और शादी कर ली हस्बैंड ने, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा कि भाई इंश्योरेंस कंपनी उसको पेमेंट करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि जब इंश्योरेंस करवाया गया उस टाइम पे तो ये प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा था इंश्योरेबल इंटरेस्ट का, लेकिन अब तो नहीं हो रहा, अब तो वो किसी और की वाइफ बन चुकी है या फिर जो हस्बैंड था वो किसी दूसरे से शादी कर चुका है, वो किसी और का हस्बैंड बन चुका है, तो एक दूसरे में अब उनका इंश्योरेबल इंटरेस्ट रहा ही नहीं। तो लाइफ इंश्योरेंस के केस में कंपनी ने क्या कहा कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट तभी होना जरूरी है जब आप उसको करवा रहे हो उस कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है। तो इस केस में जब मिस्टर ए ने अपनी वाइफ का इंश्योरेंस करवाया तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट था, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वॉइड नहीं माना जाएगा, ये सही कॉन्ट्रैक्ट है। अगर उसकी लाइफ को कोई भी नुकसान होता है वाइफ की लाइफ को तो हस्बैंड को पेमेंट मिलेगा। यहाँ पे ये चीज क्लियर हुई इंश्योरेबल इंटरेस्ट का? ओके। अब इंश्योरेबल इंटरेस्ट और भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ फैमिली रिलेशंस हो,
किस तरीके से भाई एक लेंडर है, उसने बहुत सारा अमाउंट जो है वो किसी को उधार दे दिया। अब अगर वो मर जाएगा वो पर्सन, तो क्या होगा? उस पर्सन को तो जिसने उधार दे रखा है बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। भाई किसी ने 1 करोड़ रुपए दे रखे हैं किसी को, किसी ने 20 लाख रुपए दे रखे हैं किसी को, तो एक बड़ी अमाउंट है। तो उसकी लाइफ को अगर रिस्क होता है, तो उसके रिस्क का इफेक्ट जो है वो सेकंड पर्सन के ऊपर भी आ रहा है जिसने उधार दे रखा है, तो वो भी उसका इंश्योरेंस करवा सकता है। ठीक है, तो उसमें एक एफिडेविट बना के आपको लगाना पड़ेगा कि मेरा इसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्यों है। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हस्बैंड वाइफ का हो गया, बस ठीक है। ये दो इंश्योरेंस प्रिंसिपल्स है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंडैमिनिटी। प्रिंसिपल ऑफ इंडैमिनिटी क्या है? इसमें ये कहता है कि एस्टिमेशन जो है लॉस के रिगार्डिंग वो किया जाता है कि कितना लॉस हुआ है। जैसे अभी हमने पहले एग्जांपल लिया था कि 70,000 का हमने इंश्योरेंस करवा लिया, लेकिन जो नुकसान हुआ है वो सिर्फ 50,000 का हुआ है, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको सिर्फ 50,000 पे करेगी, 70,000 पे नहीं करेगी। ठीक है, तो इंडैमिनिटी क्या कहता है? इंडैमिनिटी का मतलब है कि आपको जितना लॉस हुआ है, एक्चुअल लॉस जितना हुआ है, इंश्योरेंस कंपनी आपको सिर्फ उसके अगेंस्ट इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी। आप इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट से प्रॉफिट्स अर्न नहीं कर सकते। भाई मैं ये नहीं कह सकती कि मैंने जो इंश्योरेंस करवाया था वो 70,000 का करवाया था। ठीक है, आपने कई बार नोट किया होगा, अगर आप के फैमिली में किसी ने कार इंश्योरेंस करवा रखा है और जब कार का एक्सीडेंट वगैरह होता है, जब हम क्लेम लेते हैं तो हमें पूरा क्लेम नहीं मिलता। हमें कुछ ये कहती है कि 70% मिलेगा, फिर अगर 4-5 साल होते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं आपको 60% क्लेम मिलेगा, क्योंकि कार की जो वैल्यू है वो वैल्यू डिक्रीज होती जाती है जैसे जैसे उसकी एज बढ़ रही है कार की। तो इसी तरीके से जो इंश्योरेंस कंपनी है वो सिर्फ एस्टिमेशन देखेगी कि कार का एक्चुअल लॉस जो है वो कितना अमाउंट का हो रहा है, वो सिर्फ उतना ही अमाउंट पे करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 70,000 का इंश्योरेंस करवाया है और 50,000 का लॉस हुआ है, तो कंपनी सिर्फ 50,000 रुपीज ही पे करेगी, 20,000 रुपीज जो है वो पे नहीं करेगी। क्योंकि अगर वो 20,000 भी पे करती है तो उस पर्सन को प्रॉफिट हो जाएगा। और जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इसमें क्लियरली मेंशन होता है कि ये प्रॉफिट्स के लिए नहीं बनाए जाते, ये सिर्फ अपने लॉस को कवर करने के लिए, अपने रिस्क को कवर करने के लिए किए गए हैं। नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ वारंटी। वारंटी क्या है? वारंटी यहाँ पे है टर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशंस मींस अगर इंश्योर्ड जो है जिसने इंश्योरेंस करवा रखा है अपने रिस्क का, वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो नहीं करता है तो उसका इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया जाएगा। जैसे फर्स्ट इसमें दो टाइप के वारंटी मेंशन की गई है। फर्स्ट है एक्सप्रेस वारंटी। एक्सप्रेस वारंटी मींस कि क्लियरली मेंशन की गई है आपके कॉन्ट्रैक्ट में कि आपको ये टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो करनी है। जैसे अगर आप मैरिन इंश्योरेंस करवाते हो तो उसमें मेंशन किया जाता है कि आप इस सी रूट पे नहीं जाओगे। भाई ये जो सी रूट है ये रिस्की है, यहाँ पे तूफान वगैरह तो बहुत ज्यादा रहते हैं, थंडर स्टॉर्म्स रहते हैं, इससे शिप को नुकसान हो सकता है। तो उसने मेंशन कर दिया क्लियरली कि ये जो सी रूट है ये सेफ नहीं है, आप इस सी रूट पे नहीं जाओगे। ठीक है, तो ये एक्सप्रेस्ड वारंटी हो गई, क्लियरली मेंशन कर दिया उसने अपने रूल को। सेकंड वन इज इम्प्लाइड वारंटी। बेटा आप अपना बुक भी साथ के साथ ओपन रखिएगा, 210 पेज। ठीक है, तो इम्प्लाइड वारंटी क्या है? इम्प्लाइड वारंटी है कि क्लियरली रिटर्न मेंशन नहीं है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, लेकिन फिर भी ये जरूरी है कि आप उस टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करो। जैसे एक शिप का इंश्योरेंस करवा दिया, ठीक है, अब ये चीज क्लियर है कि अगर सभी एक सी रूट को फॉलो कर रहे हैं अफ्रीका जाने के लिए, तो आपको भी वही सी रूट फॉलो करना चाहिए। आप ये नहीं कहोगे कि चलो मैं घूम के आता हूँ। जैसे आप क्लासेस लगती है तो आप कहते हो ना कि मैम मैं पानी पियाऊं, तो आप सीधे रास्ते से नहीं जाते हो कि टाइम ज्यादा लगेगा, कॉरिडोर्स में से घूम घूम के और फिर आप नीचे जा रहे हो। फिर दूसरा रास्ता आप लेते हो कि चलो ये वाली क्लासेस तो सभी देख ली, किस क्लास में कौन सा टीचर पढ़ा रहा है, अब दूसरे रास्ते से चल के देखते हैं कि कहाँ पे कौन टीचर पढ़ा रहा है। ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि आपको एक स्ट्रेट जो सी रूट है जो सभी फॉलो कर रहे हैं, आपको वही फॉलो करना है। तो ये दो कंडीशंस हमें यहाँ पे माननी है। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा? ओके,
नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन क्या कहता है कि अ पर्सन गेट्स द हिज प्रॉपर्टी इंश्योर्ड बाय 3 इंश्योरेंस कंपनीज। भाई 3 इंश्योरेंस कंपनी से मैंने इंश्योरेंस करवा लिया अपनी कार का। अब मेरी कार की वैल्यू है 3 लाख रुपीज, मैंने सभी से 1-1 लाख का इंश्योरेंस करवा लिया, ठीक है, या फिर मैंने सभी से 3-3 लाख का इंश्योरेंस करवा लिया। चलो, तो ऐसा नहीं है कि तीनों इंश्योरेंस कंपनीज मुझे 3-3 लाख रुपए पे करेंगी। अगर सभी मुझे 3-3 लाख रुपए पे करेंगी तो मेरा तो 6 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। और प्रिंसिपल ऑफ इंडैमिनिटी क्या कहता है, थर्ड जो प्रिंसिपल हमने किया कि आप प्रॉफिट नहीं अर्न कर सकते इसमें, तो इसके लिए एक और प्रिंसिपल बनाया गया कि अगर वो एक से ज्यादा कंपनी से इंश्योरेंस करवा लेता है तो क्या करना चाहिए। तो ये करना चाहिए कि जितना भी अमाउंट का उसने इंश्योरेंस करवाया है तीनों कंपनी से, वो उसी रेशियो में उसके लॉस को बियर करेंगे, ठीक है। अब जैसे मैंने 3 लाख का इंश्योरेंस करवाया तीनों कंपनी से, तो 1-1-1 हो गया मेरा रेशियो, भाई तीनों से इक्वल करवा रखा है मैंने इंश्योरेंस, ठीक है। अब मुझे मान लो 1 लाख का नुकसान हो जाता है, तो तीनों कंपनीज क्या है, मुझे इक्वल अमाउंट में पे कर देंगी, 1 लाख डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। या फिर मेरी प्रॉपर्टी फुल लॉस में चली जाती है, मुझे 3 लाख का ही नुकसान हो गया, तो सभी इंश्योरेंस कंपनीज मुझे 3-3 लाख रुपए पे नहीं करेंगी, 1-1-1 की रेशियो में, यानी कि 1-1 लाख रुपीस तीनों इंश्योरेंस कंपनीज मुझे पे कर देंगी। और यहाँ पे मेरा सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा, प्रीमियम मुझे तीनों कंपनीज को देना पड़ रहा है, लेकिन अभी भी लॉस जो मिलेगा, कवर जो मिलेगा, वो मुझे सिर्फ उतना ही मिलेगा जितना मेरा लॉस हुआ है, ठीक है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन हमें ऐसा करने की इजाजत नहीं देता। इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन। प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन अप्लाइज टू ऑल द कंपनसेटरी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। सभी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स पे एप्लीकेबल होता है, चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो चाहे जनरल इंश्योरेंस हो। इसमें क्या है कि कंपनी सॉरी company compensates the insured for the loss of any of his property, taken all the right related to the property। means किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आपको अगर इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम दे दिया है, जैसे मान लो मेरी बाइक है, 50,000 रुपीज की मेरी बाइक है, मेरी बाइक लॉस हो गई, कंपनी ने मुझे 50,000 रुपीज पे कर दिए, 1 महीने के बाद वापस मेरी बाइक मिल गई, ठीक है। अब मैं ये नहीं कर सकती कि चलो अब मैं इस बाइक को सेल कर देती हूँ, मुझे 50,000 दोबारा फिर मिल जाएंगे, तो मेरा थर्ड प्रिंसिपल खत्म हो गया, दोबारा से प्रिंसिपल ऑफ इंडैमिनिटी, मुझे तो प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो अब इस चीज के लिए एक नया प्रिंसिपल क्या बनाया गया कि अगर आपको उस प्रॉपर्टी की फुल पेमेंट मिल चुकी है, तो अब आपका उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई राइट नहीं रहा, अब वो प्रॉपर्टी किसके पास चली जाएगी, इंश्योरेंस कंपनी के पास चली जाएगी, ठीक है। तो जैसे ही मुझे मेरी बाइक मिलती है, मुझे इंश्योरेंस कंपनी को बताना पड़ेगा, वो मेरी बाइक को लेके जाएगी, वो सेल करे कुछ भी करे, अब वो उसका काम है। इसी तरीके से अगर मैंने अपने घर का इंश्योरेंस करवा रखा है, घर में फायर हो गई, तो मैं ये सोचती हूँ कि चलो जो भी वेस्ट है उसको सेल करके मैं प्रॉफिट अर्न कर लेती हूँ, नहीं, अब उस वेस्ट के ऊपर मेरा कोई राइट नहीं है, उसके ऊपर इंश्योरेंस कंपनी का राइट है। नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। इसमें क्या है कि ये कहता है कि इंश्योर्ड को वो सभी स्टेप्स करने चाहिए अपने लॉस को बचाने के लिए, जो अगर उसकी जो प्रॉपर्टी है वो इंश्योर्ड नहीं होती तब भी करता, ठीक है। जैसे मान लो किसी ने फायर इंश्योरेंस करवा लिया अपनी प्रॉपर्टी का, अब उसकी प्रॉपर्टी को आग लग गई, अब वो बैठ के चेयर पे आराम से देख रहा है कि नहीं चलो मेरा तो फायर इंश्योरेंस है, मुझे पेमेंट मिल जाएगा। और अगर ये बात इंश्योरेंस कंपनी को पता चल जाती है कि उसने कोई स्टेप नहीं लिए, उसने फायर ब्रिगेड को फोन नहीं किया, उसने कोई एफर्ट्स नहीं किए, पड़ोसी नहीं जगाए, बाल्टी लेके पानी नहीं मारा जब तक फायर ब्रिगेड नहीं आ रही, तो इंश्योरेंस कंपनी उसको पेमेंट नहीं देगी, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि आपको वो सभी एफर्ट्स करने हैं उस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, जब अगर आपका इंश्योरेंस नहीं होता तब भी आप करते, ठीक है। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस, कि उस लॉस को मिनिमाइज करने के लिए आपको सभी एफर्ट्स लगाने होंगे। नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट क्लोज। प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट क्लोज क्या कहता है कि इंश्योरेंस कंपनी चेक करेगी कि आपको जो लॉस अकर हुआ है उसका नियरेस्ट कॉज क्या है। फॉर एग्जाम्पल फायर लग गई,
घर के अंदर, ठीक है। तो अब इंश्योरेंस कंपनी चेक करेगी कि भाई ये जो लॉस हुआ है ये फायर की वजह से हुआ है या किसी और चीज की वजह से हुआ है। अब घर में फायर लग गई, अब एक चोर ताक लगाए बैठा है, अब उसने क्या किया, फटाफट से ज्वेलरी उठाई और निकल गया। तो अब जो ज्वेलरी का जो नुकसान है वो फायर की वजह से नहीं है, वो किस वजह से है, थेफ्ट की वजह से। अब अगर आपका थेफ्ट इंश्योरेंस है तो ज्वेलरी की पेमेंट इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, अदरवाइज नहीं पे करेगी। वो सिर्फ उतना अमाउंट पे करेगी जितना कि फायर की वजह से लॉस हुआ है, उससे ज्यादा अमाउंट पे नहीं करेगी। तो दिस दैट इज ऑल